सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुल्क का सियासी मंजरनामा सर्द मौसम में भी इस वक्त खासा गर्म है। ये हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं और ना ही अपोजिशन के लिए। रही बात अवाम की, तो वो दहाइयों से ऐसी सियासत के खात्मे की दुहाइयां दे रहे हैं कि कब ऐसी सियासत, ऐसी हुकूमत और ऐसी अपोजिशन से उनकी जान छूटेगी। कब वो वक्त आएगा जब अवामी सियासत होगी, अवाम के जरिए होगी और अवाम के लिए होगी। इस मुल्क की 73 साल मुख्तसर तारीख में 35 साल जमहूरी रवैया यह जाहिर करता है कि अपोजिशन का मतलब आइंदा हुकूमत होती है। हुकूमत हमेशा सारे का सारा मलबा साबका हुकूमत पर गिराती है। इंतहा दर्जे का करप्ट सियासतदान अपोजिशन में हो तो वो मासूम ही होता है, और अगर हुकूमत में हो तो वो इतना बाअसर होता है कि अपने करीब किसी को भटकने नहीं देता। सदर वजीर आजम की सूरत में सरबराह मुमलिकत चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या फिर इमरान खान हो, या वो जो अब इस फानी दुनिया से कूच कर चुके, इख्तिदार में रहते हुए अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। और इस छोटी दुनिया का सबसे बड़ा मैदान विफाकी काबीना होता है, जिसके हुसूल के लिए अवाम का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का हासिल हुसूल भी यही है कि एक तरफ अवामी मसाइल हैं जो हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे। अपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत नाअहल है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि तमाम के तमाम अवामी मसाइल की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतें हैं। मगर 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने और बताने से कासिर है। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद ने हुकूमत को मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दे दिया है। उधर लाहौर जलसे ने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की साख की कली खोल दी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मुंतजमीन को आड़े हाथों ले लिया है, मगर लीगी रहनुमा इसकी तरदीद कर रहे हैं। कल जब रहनुमा मुस्लिम लीग नून से इस बारे में इसी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि क्या लाहौर जलसे की नाकामी पर मरियम नवाज ने जलसा मुंतजमीन को झाड़ पिलाई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये देखिए। मुझे ताज्जुब है कि खबरें निकल किधर से और वो फैक्ट्री किधर जाए, ये खबरें बनाए जाते हैं जिसके हकीकत के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं। मरियम नवाज ने जो तकरीर की वो उसमें कोई इस तरह उसने तो सबको दाद दी, शाबाश दी। मगर आज सिर्फ एक दिन बाद सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ का बयान सामने आया, जिसने हमारी खबर की तस्दीक कर दी। मियां जावेद लतीफ ने क्या कहा, जरा ये भी देखिए। तो अब देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में से कौन अवाम के लिए कुछ कर पाएगा। क्या हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पर काबू पाकर अवाम की हमदर्दियां समेटने में कामयाब होगी, या अपोजिशन अवामी मसाइल की आवाज उठाकर हुकूमत को टफ टाइम देगी। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से ही इस सिलसिले में अपनी अपनी अमली जिद्दोजहद जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए। शरी रहमान और राजा परवेज अशरफ भी उनके हमरा मौजूद थे, और वहाँ भी PDM के मुस्तकबिल के हवाले से और स्ट्रेटजी के हवाले से डिस्कशन वहाँ पर की गई। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से अब 31 जनवरी की डेडलाइन आप लोगों ने हुकूमत को दे दी है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ज़ाहिर है हुकूमत तो मुस्ताफ़ी नहीं होगी। ये इतना लंबा टाइम, ये 1.5 माह का टाइम क्यों दिया गया है हुकूमत को? दौरानिये में भी दिसंबर को गरीब काबस में होगा, जो PDM सारी हिस्सा लेगी, जिसमें बीबी रानी की बरसी के मौका पर, और कल से पूरा काम जिलों में, सूबों में दूर करेंगे। कल शामिल था, और मुस्लिम की जानिब से भी में खाकान साहब थे, अपना जी अच्छा खुद साहब, आपकी आवाज़ ज़रा सही तौर पर नहीं आ, ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि अगर ये तमाम मामलात अगर फाइनल थे, PDM अपने स्टांस में क्लियर थी, पूरी प्लानिंग आप लोगों ने की हुई थी, तो जब कल लाहौर का जलसा हुआ तो फिर वहाँ पर ये तमाम ऐलानात क्यों नहीं किए गए? उस जलसे के बाद अगले दिन तमाम दिन, यानी कल के रोज़ तमाम दिन इजलास होते रहे,
और फिर वहां पर उन इजलासों के बाद मौलाना साहब ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 31 जनवरी तक डेडलाइन है। इसका ऐलान तो लाहौर जलसे में जाना चाहिए था। जलसे में मौजूद था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, बहुत दुनिया आई हुई थी, लाहौर सारा चार्ज था, हम जहाँ से आए मीलों तक जो है वो आना मुश्किल हो रहा था, लोगों की इतनी ज्यादा जो है एक भीड़ थी। हमने बिल्कुल ये कोशिश की कि कोरोना की वजह से SOPs को जो है वो भी सामने मद्देनजर रखा जाए, लेकिन जाहिर है जब इस तरह मॉब होता है तो शायद उसका मेटिकुलसली वो नहीं किया जा मुमकिन होता। मगर इसके बावजूद मैं तो कम से कम खुद अपनी आंखों से देखा है। अब अगर उसको जो है इतना ज्यादा हुकूमती मुदाखलत है और कंट्रोल है, और आपका जो है मैं आपको ज्यादा वो नहीं चाहता मुर्द इल्जाम ठहराना, मगर बोल के एक आपके एंकर ने तो बड़ा सही तौर पर तर्जमानी करते हुए कहा कि ये चाटे मारता हुआ एक समंदर है। मगर आपकी जो बाकी मैंने मीडिया देखे हैं बदकिस्मती से उन्होंने सही तर्जमानी नहीं की उस शाम की। इतनी ज्यादा ठंड थी, आप यकीन करें इतनी ज्यादा ठंड थी कि मरियम बीबी ने तो खुद कहा कि मैं जो है वो कुल्फी बन गई हूँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने पीछे ले जाकर उनको उनके ऊपर शॉल डाल के उनको दी। मैंने अपना मफलर दिया, इतनी मैंने ओवरकोट पहना हुआ था, और ऐसी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर जो ड्रोन चलते थे तो मरियम बीबी बार बार कहती रही कि ड्रोन बंद करो, ड्रोन इधर से मत चले। आप यकीन करें बहुत ठंड थी, और इस ठंड में भी बावजूद उसके आप मैं तो कम से कम खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बिल्कुल लामतनाही एक सिलसिला था, जब में गफीर था लोगों का जो हद नजर। खैर रात भी थी, मैं ये नहीं दावा करता कि कितनी लंबा था, मगर भरा हुआ था बिल्कुल सामने। तो अब अगर आप पीछे से अगर आप कहते हैं कि पीछे से कोई था, तो पीछे से जाहिर है कि गाड़ियों की जो है पार्किंग वगैरह थी, अब हाँ उसमें तो लोगों ने नहीं था घुस जाना। लेकिन खोजा साहब अब जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है वो ऐसे लग रहा है कि यार आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। पहला मरहला आपका मुकम्मल हो चुका, इसमें तो हुकूमत कोई हुकूमत में ऐसा कोई हिलजुल सामने नहीं आई है। अब ये सूरत हाल बताइएगा, अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? जो इदारे थे वो तो अभी भी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के साथ ही खड़े रहते हैं, तो फिर हुकूमत को आप कैसे घर भेजने में कामयाब होंगे? बात ये नहीं है कि किसी को उठा के फेंकना मकसूद था। अब देखें बात तो ये है कि लोगों की तर्जमानी हमने की है, लोगों की आवाज हम बने हैं, लोगों के हम नवा बने हैं, लोगों की महरूमियां हमने उनको उजागर किया है जो उनके वो खुद महसूस कर रहे हैं। लोगों का जीना दो भर कर दिया गया है, लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उनकी आस और उम्मीद चिकनाचूर कर दी गई है। लोगों को नौकरियां देना तो दरकिनार बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों को घर देना तो दूर की बात रही, उनको बेघर किया जा रहा है। लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त अवाम के साथ हो रहा है, यकीन कीजिएगा कि बेचारा तनख्वाहदार शख्स जो है वो अपना किचन नहीं चला सकता है, अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट नहीं पाल सकता है। फिर इन्होंने जो है जो स्कूलों का हाल कर दिया, जो अस्पतालों का हाल कर दिया, जो माफिया को इन्होंने आटा माफिया ये बन गए हैं, चीनी माफिया ये बन गए हैं, दवा अद्वियात माफिया ये बन गए हैं, पेट्रोल माफिया ये बन गए हैं, बिजली माफिया ये बन गए हैं। किस किस चीज का पंबा कुजा कुजा ने हम मैं आप हैरान होंगे कि इतनी जो लोगों की लोग अपनी ही नाल अपनी गम गुस्से का इजहार करते हुए लोग निकल रहे हैं। और लोग ये देखें, हमारा मकसद ये नहीं है, ये गैरतों वाली हुकूमत नहीं है ये कि इतनी आसानी से खुद मुस्ताफी होकर चली जाएगी। सही। लोगों का सुनामी, ये सुनामी तो करते हैं, सुनामी इन्होंने देखा नहीं है। जब लोगों का सुनामी एक निकलेगा तो ये बह जाएंगे, आप यकीन कीजिएगा। और हम उसी नहज पर जो है इंशाल्लाह लाएंगे, क्योंकि कौम ये देख रही है कि ये जितना अरसा ज्यादा जो है इक़्तिदार में रहेगा उतना ही रियासत का नुकसान कर रहा है। कोई सुनामी पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, हम रियासत का नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान, अवाम को अज़ियत और कर्ब में और गुर्बत की दहलीज में धकेले चले जाने पर हमें यकीनन हम नवा होना पड़ता है। देखें आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किधर है वो बिलियन दरख्त, किधर है वो, क्या सारा बनी गाला पर लगे। आप खुद तकरीरें इनकी सुनाते हैं इमरान खान की, जब बिजली के बिल जलाते थे, क्या आज महंगाई जो है उससे कम हो गई है या इतनी बढ़ गई है? बिजली के बिल, सिविल नाफरमानी हमने तो नहीं किए, पार्लियामान पर हमले, PTV पर हमले हमने तो नहीं किए, थानों पर जाके हमले करके हमने
आप देखिएगा कि हमारी जो तहरीक है, हमारे जलसे जो है, उनमें एक पत्ता तक नहीं किसी का टूटा रियासत सरकार का। तो हमने तो किसी किस्म की जो है गैर आईनी कोई काम नहीं किया हमने। यकीन कीजिएगा, इन्होंने तो बेहुरमती बेतौकीरी पार्लियामान की थी जब ये वहां जो है चढ़ाई दीवारों पे पलान कर गए। सबने देखा था। इन्होंने तो बेतौकीरी रियासत की आप जानते ही है जो कुछ हुआ हमारी जानिब से। आप बताइएगा किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के किसी पर कोई हमने हमला किया हो, किसी थाने पर बलवा बोला हो, हमारे बंदों को गिरफ्तार किया गया, हमारे केटरर्स को गिरफ्तार किया गया, डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया गया। मैंने मुल्तान से खुद हाई कोर्ट में जो है रिट करके कासिम गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और इन तमाम लोगों से गुफ्तगू भी हमने की थी अपने प्रोग्राम में खोसा साहब, ईद दिलाई और हाई कोर्ट ने कहा ये गैर आईनी तौर है। आप किसी के बुनियादी हकूक जो है राइट ऑफ मूवमेंट यानी चलने फिरने के हक को आप सल्ब नहीं कर सकते, राइट ऑफ एसोसिएशन जलसे को आप जो है मुकय्यद नहीं कर सकते, किसी ताबे एसओपी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म के तहत किसी की गुफ्तार और उसके जो है अपने इजहार राय को आप उस पर कदगन नहीं लगा सकते हैं। ये बुनियादी आईनी हकूक है। तो ये रियासत जो है ये तो जबर का नाम करके अब अगर बदकिस्मती से इन्होंने मीडिया को भी गैर किया हुआ है। अगर आप किसी को पाबा सलासल करके या किसी को आप अपना पीटीवी पे भी इस तरह से कंट्रोल करते हो और सारे उस पे करते हो तो फिर मेरा ख्याल कि इससे तहरीकें दब जाएंगी। तो खोसा साहब ये जितने भी नाम आपने लिए, इन वो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद हो, डीजे भट्ट साहब हो, इन तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करके उन पर क्या क्या बीती है हम बात कर चुके हैं। माजी में आप लोग हमेशा बात करते थे कि हुकूमत आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बनाकर उन्हें आप लोग को इंगेज करने का टास्क दिया गया है, वो आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। तो अब आपका ये गिला तो दूर हो जाना चाहिए कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, दावत आती है, आ भी गई है, तो अब मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है बाख्तियार है। देखें सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड जो है ये तय कर लें। बाहर वाले तो खैर कहते ही हैं, लेकिन अब मुल्क के अंदर से भी आवाजें आने शुरू हो गई हैं कि हम बात करें। बाहर वाले तो पहले ही कहते थे कि हम किससे बात करें, तो हम कहते हैं कि अब किससे बात करें। देखें इस तरह से जो है एक पाकिस्तान के आइन के ताबे सब काम होने चाहिए। जब पार्लियामान को आपने बेतौकीर कर दिया है, पार्लियामान के अंदर आप डिस्कशंस नहीं करने देते, पार्लियामान के अंदर वजीर आजम ने कहा था आज जो मैं रात को जाऊंगा और कुछ सवालों के जवाब दूंगा, जब वो आना ही गवारा नहीं फरमाते हैं। और पार्लियामान में कोई पॉलिसी साजी नहीं होती है, कोई कानून साजी नहीं होती है, तो मुझे बताएं कि फिर किस बात की जमहूरियत है। और जमहूरियत पार्लियामान ही के अंदर ये सारी लेकिन खोसा साहब और बदकिस्मती से पार्लियामान को इन्होंने बेतौकीर कर दिया, ऑर्डिनेंस चला रहे। खोसा साहब वज़ीर आज़म ये कहते हैं उन्हें आपने पहली तकरीर नहीं करने दी, जब वो तकरीर करने के लिए कभी भी पार्लियामान में आते हैं ऑपोजिशन उनको बात नहीं करने देती, तो फिर वो क्यों आए पार्लियामान में जब उनकी बात को नहीं? देखिए ये तो एक जमहूरियत का हिस्सा है। मुझे बताएं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो मुक्के दिखाता होता था उसे किसी ने बोलने दिया था? वो आमिर मुतलक था। आप देखें पार्लियामान के अंदर जब वो उसका एड्रेस होता था तो उसके साथ होता था। और पार्लियामान में लोगों की जो है वो गुस्से का इजहार अपोजिशन करती है और अपने भी इजहार फीलिंग्स करती है। हमने देखा है कि ये इन्होंने PMLN वालों ने भी किया, हमने भी किया और डिक्टेटर्स के खिलाफ भी किया, जमहूरी अदवार में भी होता रहा है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको जो है तनकीद आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, तो फिर सियासत में मत आइएगा। अगर आप सियासत में आते हैं और सियासी वजीर आजम बनते हैं और जमहूरी वजीर आजम अपने आप को कहलाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बनने की काविश करते हैं, तो फिर आप ये हौसला भी रखें कि ये तनकीदें होती रहती हैं। और फिर आपने देखा बेनजीर शहीद भी बोलती रहती थी और ऑपोजिशन अपनी टी लगाई रखती थी। तो ऑपोजिशन का हक है ऑपोजिशन का कि वो इस तरह की जो है इजहार अपनी वो जो है गम गुस्से का है, राय का है, या अपने जो है ऑपोजिशन होने का वजूद है, जो भी आप उसको नाम दे दीजिएगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे पार्लियामान को बेतौकीर सही है, एहतजाज करना तो आपका बुनियादी हक है। देखें कि हमने कितनी मर्तबा पार्लियामान में हुकूमत के खिलाफ तावन कितनी मर्तबा किया है और हर इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पर तावन किया है। ये मत हमें ताना दीजिएगा कि हमने किसी कौमी, हाँ अलबत्ता अगर आप चोर डाकू कहेंगे तो फिर
जवाब गजल में फिर हम आपको ये फरिश्ता और आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप रियासत मदीना लेकर आ गए और आप बहुत सही। झूठ का मलबा है, आप झूठ की एक आपने सुपरलेटिव पीएचडी कर रखी है और शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा जाए कि ये वाइस वो वजीर आजम है जिसने हर चीज पर यू टर्न मार के जो है झूठे वादे कौम से किए, शायद उसमें आपका नाम लिख। तो हम क्या आपको कहें कि आप बहुत सादिक और अमीन और आपने जो है रियासत मदीना बना दिया है पाकिस्तान को। तो खोसा साहब, जाहिर है हमारे मुल्क के जो चंद बड़े कानूनी माहिरीन हैं उसमें आपका भी नाम आता है, एतजाज अहसन साहब का भी नाम आता है। एतजाज साहब अब ये कह रहे हैं कि अगर पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इमरान खान को पहुंचेगा, आपकी क्या राय है इस पर? इस्तीफों की शायद मैं आपको बताऊं, इस्तीफों से या धरनों से या लॉन्ग मार्च से ये हुकूमत को उठाकर फेंकना गैर आईनी तौर पर मकसूद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम हर आईनी तरीके से ही हुकूमत को हटाएंगे, अगरचे ये आई गैर आईनी तौर पर है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना ये सिलेक्टेड है, ये वॉइस ऑफ द पीपल नहीं है, ये मैंडेट चुराया गया है, ये जो आपकी 12 बजे रात को वो बंद हो जाता है आरटीसी, आपका सारा सिस्टम जो है वो हो जाता है। तो उस दौरान में क्या हुआ, आपने इलेक्टोरल रिजल्ट्स को ओवरटर्न कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, आपने जो फॉर्म से रेलेवेंट जो जिन पर इलेक्टोरल रिजल्ट्स होते हैं वही तब्दील कर दिए, या वो जो कुछ हुआ बाहर का मुल्क में गया। और फिर आपने वादा किया इलेक्शन होने के फौरन बाद, जब हमने शोर शराबा और हमने एहतजाज किया कि कमीशन बनाएंगे और इलेक्टोरल प्रोसेस को हम जो है सही समत में लाने के लिए कानून साजी करेंगे। वो कमेटी तो बन गई लेकिन आज तक उसकी पेशरफ्त नहीं हुई है, 2.5 साल हो चले, बाकी 2.5 साल रह गए। तो क्या ये खेल तमाशा हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा कि जी हमने मनपसंद नताइज ही लेके आने हैं इस मुल्क में और अवाम की जो हुक्मरानी है। और देखें बड़ी आप आइन के अंदर जो इमरानी मुआहिदा है, पाकिस्तान के अवाम ने अपने लिए एक तर्ज जो है हुक्मरानी दी है, उसमें आर्टिकल 7 अगर देखें तो रियासत की तारीफ जो है उसमें नीचे से लेकर यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट असेंबलियां और प्रोविंशियल असेंबलियों से लेकर सूबाई हुकूमत और पार्लियामेंट जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों चीजें आती हैं, पार्लियामान से लेकर उससे मुतरश्शि होती है वफाकी हुकूमत। ये है रियासत की तारीफ, यानी अवाम नीचे से लेके ऊपर तक उनको मुक्तदिर किया गया है आइन के अंदर। और आइन के में ना तो फौज का जिक्र है कि वो रियासत का हिस्सा है, रियासत की तारीफ में आती है, ना अदलिया रियासत की तारीफ में आती है। रियासत सिर्फ अवाम का, अल्लाह की हुक्मरानी के बाद अल्लाह की हुक्मरानी आला के ताबे अवाम नास है पाकिस्तान के जो रियासत बनती है। और रियासत ही के मामलात जो है रियासत ही करेगी, यानी अवाम करेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों। सही। लेकिन खोसा साहब ये जो जाहिर के जरिए चाहे वो निचली लेवल मरकजी लेवल पर, खोसा साहब ये एक सियासी राय है, एक कानूनी राय है। खोसा साहब कानूनी राय एतजाज साहब की ये है कि अगर इस्तीफे अभी पीडीएम देती है, अपोजिशन देती है, तो इसका पूरा का पूरा फायदा हुकूमत और इमरान खान को होगा। इस पर आपकी राय, चूंकि आप भी ज़ाहिर है इस मुल्क के एक बड़े कानूनी माहिर हैं, एतजाज साहब से मुख्तलिफ राय देंगे आप या उन्हीं की राय को सेकंड करेंगे? इस पर आप क्या कहते हैं जो एतजाज साहब ने फरमाया? नहीं देखें, ये उनकी अपनी राय है। देखें कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती है इस्तीफे देने। पिछली हुकूमत ने देखे, हालांकि पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन पिछली हुकूमत ने बावजूद अपनी दानिश में उन्हें तस्लीम एक्सेप्ट नहीं किया था और बाद में वापस लेके उसी असेंबली में ये पीटीआई बैठी थी बाद में। तो ये हमेशा इस्तीफे का नुकसान जो है वो हुकूमत को होता है। हुकूमत चल नहीं सकती है, उसकी कोई मॉरल बेसिस खत्म हो जाती है। अगर 50% अगर आप अददी बरसरी देखें तो ऑपोजिशन ने पीटीआई से, यानी कंबाइंड ऑपोजिशन ने पीटीआई से ज्यादा वोट लिए हैं और सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत है अपर हाउस, बाला हाउस में। और इसी तरह जो अगर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, पंजाब में तकरीबन बराबर है, मरकज से मेजॉरिटी बनाई हुई है एलआई को बनाकर। तो अगर इतनी ज्यादा जो है तादाद में मुस्ताफी होते
पीटीआई का तो क्या, ये हुकूमत का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए माजरत के साथ मैं एतजाज आसम साहब के इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो कोई हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं आज आप इस्तीफा दें, कल वो ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। ये सूरत-ए-हाल आप कुछ मुख्तलिफ बता रहे हैं, तो फिर कानूनी तौर पर इस्तीफों के बाद सूरत-ए-हाल सामने क्या आएगी? क्या इंतखाब कराना इतना आसान होगा, ज़िमनी इंतखाबात? देखिए, अगर इतना ही सिंपल है तो फिर वजीर आजम परेशान क्यों होते हैं? फिर जलसों से क्यों बार बार जो है प्रोपेगेंडा ज़फर मौज इनकी वज़रा की और एडवाइजर्स की शुरू हो जाती है कि जी इनको लोगों की जानों की परवाह नहीं है और ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं, और सारा विशेष किस्म का एक प्रोपेगेंडा ऑपोजिशन के खिलाफ हो जाता है। बाकी कहीं पीडीएम यानी कोरोना असरअंदाज नहीं होता, सिर्फ पीडीएम के जलसों की वजह से कोरोना शायद जो है फैल रहा है। तो ये सारे प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? फिर ये क्यों परेशान है? एनआरओ हमसे क्यों मांगते हैं? ये अपना एनआरओ मांग रहे हैं असल में। आप करीब देखेंगे इंशाल्लाह कि जब ये गिरेंगे, जब ये उतरेंगे, जब ये नहीं होंगे, इनका वजूद खत्म हो जाएगा और फिर इनको जो नैब और इनको जो अदालतें भुगतनी पड़ेंगी और जो इनको करनी पड़ेंगी, हिसाब देना पड़ेगा कौम को हर चीज का। अरबों रुपए तो इन्होंने टीका लगाया गंदम का, अरबों रुपए इन्होंने टीका लगाया जो है चीनी का, अरबों रुपए इन्होंने टीका लगाया एलएनजी का, अरबों रुपए इन्होंने टीका लगाया है कौम को बिजली का, अरबों रुपए इन्होंने जो है डॉलर की उसकी रुपए की कीमत को घटाकर जो है कौम पर बोझ है। ये सारे जरा खरबों अरबों इनके जो है हिसाब होगा इसका, और एक एक चीज का हिसाब होगा। ये खातर जमा रखें, जो आपने रीत डाल दी है, अब इस रीत से आप बचेंगे नहीं। तो क्या इतना आसान है कि आप बाई इलेक्शन करवा के परे मारेंगे और आप मेजोरिटी करके और कल ही रांझा जड़ा है गलियां में नचता रहेगा? ये ऐसा काम। साहब अब आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये इस्तीफों की नौबत आ गई, इस्तीफे देने का वक्त आ गया, तो पीपल्स पार्टी अपनी सिंध हुकूमत छोड़ देगी? क्योंकि बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कदम नहीं उठाएगी। क्या सोच रहे हैं? ये तो हमारी जो 27 तारीख को आज भी आपने देखा होगा अखबारों में, मैं खुद उसका मेंबर हूँ। हमारी जो वो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी है सीईसी इसमें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमारा इजलास हमेशा 27 दिसंबर को बीबी के वो बरसी के मौका पर या एक दिन पहला होता है या उसी दिन सुबह में होता है, बाहर का वो होगा। उसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सारी इस चीज का तयन करेगी। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये, और बाकी जमातें भी कह चुकी हैं कि ये फैसला जो होगा पीडीएम अपनी सरबराही इजलास में या सरबराहान पीडीएम में 11 पार्टीज के मिलकर मुश्तरका फैसला करेंगे, और उस मुश्तरका फैसले में हम सब पाबंद होंगे। ये बार बार कह चुके हैं। इसलिए ये जो अगर कोई इस तरह की बातें करता है कि जी ये नहीं मानेंगे, ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये फलान नहीं करेंगे, वो फलाना ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इनकी अपनी जमात में ये है वो है, ये गलतफहमी निकाल दें। इस्तीफे ले रहे हैं सभी सरबराहान अपनी अपनी जमातों के, उन्होंने इस्तीफे ले लिए। वैसे तो बाय द वे मैं खुद चूंकि सेनेटर भी रहा हूँ सारा, ये जब हम ठीक है, चलिए खोसा साहब कह रहे हैं कि तमाम सरबराहान अपनी अपनी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो सरबराही जमातों के इस्तीफे जमा कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे अपने लीडरान के पास जमा करवा दी। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब मौजूद होंगे, और उनसे हुकूमती राय और फिर नून लीग का इस पर क्या स्टांस है जलसों के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक से पहले लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे थे कि जो हुकूमत है वो उनके इस्तीफ़ों से पहले ही चली जाएगी, यानी अपोजिशन के इस्तीफ़ों की नौबत अभी आएगी नहीं और ये हुकूमत अपना इख्तिदार छोड़कर चली जाएगी। तो बड़ी कॉन्फिडेंट थे वो, बड़े एतमाद के साथ ये बात कर रहे थे। अब क्यों वो ये बात कर रहे थे, क्या वाकई हुकूमत इस तरह से जा सकती है, इस बारे में कुछ बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, अभी ब्रेक से पहले लतीफ़ खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई उनकी तहरीक से मुतालिक। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे देने की नौबत आएगी नहीं, ये हुकूमत पहले ही चली जाएगी। इतनी कॉन्फिडेंट अपोजिशन इस वक्त क्यों है? पहला मरहला उनका मुकम्मल हो चुका, क्या हुकूमत वाकई कोई टेंशन ले रही है अपोजिशन की इस तहरीक की? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। मुझे बड़ी हैरत होती है जब बड़े पुराने सीनियर पॉलिटिशियन इस तरह की बात करते हैं।
कोई जी शऊर जी होश फ़र्द ये बात नहीं कह सकता कि हुकूमत कहीं जा रही है। यानी बिल्कुल आप इस बात को समझ लें। इस पे खोसा साहब को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो एतज़ाज़ हसन साहब का मौक़िफ़ ज़रा सुन लें। दोनों लॉयर हैं और एतज़ाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी के बहुत ही मुखलिस लीडर्स में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर 172 इतने अरकान इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं, बाकी सारे इस्तीफ़ा भी दे दें तो बाई इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बली कहीं नहीं जाएगी। यानी ये उन्होंने इंतहाई बात की है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे हालात हैं कि लोग, इनके अपने लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बात अर्ज़ करता हूँ कि बहुत सख्त कंट्रोवर्सी है इनके दरमियान कि इस्तीफ़े भी दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। तो हुकूमत क्यों जाएगी, आप मुझे बताइए। हुकूमत के तो पैर इस कोविड के साल के बावजूद मुस्तहकम होना शुरू हुए हैं। क्यों भला? इसलिए कि इकॉनमी का पहिया चल पड़ा है। असल में हुकूमत तो अवाम होते हैं ना, अवाम के लिए जब आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएं तो हुकूमत खुद ब खुद सब आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। समझता कि उनकी बात। रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, एजाज चौधरी साहब बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। पहला मरहला आपका ख़त्म हो चुका है, दूसरे मरहले का आप आगाज़ करेंगे। 31 तक डेडलाइन है। अवामी राब्ता मुहिम ही चलाते रहेंगे, फिर 1 फरवरी से लॉन्ग मार्च होगा। आगे क्या सूरत हाल बनेगी, कैसे भेजेंगे घर हुकूमत को? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मूवमेंट्स चली हैं और हर मूवमेंट कोई कामयाब हुई है और कोई कामयाब नहीं हुई। तो 100% तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि पुरअमन तरीके से बगैर किसी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ के, बगैर कोई नुकसान किए पे, अनलाइक जैसे पीटीआई ने की थी 2014 में जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में शेख मुजीबुर रहमान के बाद पहली दफा किसी ने चलाई थी। अब तारीख में सिर्फ 2 दफा सिविल नाफरमानी के लिए IMF को आप लेटर भेज दें और स्टे भी ले लें हर चीज के खिलाफ, और बिल्स भी ना पे करने का, ड्यूटीज भी ना पे, तो अब वो सब हमने नहीं किया अभी तक। हमने एक स्टेप ऐसा नहीं उठाया जो पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ हो, एक स्टेप। अब जाहिर सी बात है, हर एक का अपना मौकिफ होता है कि जी कोरोना का हम ख्याल नहीं कर रहे। अभी लेटेस्ट सर्वे आया है कि 4% सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं कि ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है, 21% समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, और 14% प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो 35% हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल है अवाम की। जुबैर साहब, 1 फरवरी से आप लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, ज़ाहिर 31 तक तो इस्तीफे देने वाले नहीं है, 31 जनवरी तक। 31 जनवरी से पहले क्या कहीं कोई मुज़ाकरात की सूरत पैदा हो सकती है? शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बना दिए गए, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की दावत भी दी कि आए बैठें, बात करें, मामले को तय कर लें। तो अगेन मैं हिस्ट्री का रेफरेंस दूंगा। जब भी मूवमेंट चली है और मुज़ाकरात की दावत दी है, 1968-69 में अयूब खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें अखबारात में जाके पढ़ लें कि किस लहजे में बुलाई थी। जब आपने मुज़ाकरात करने होते हैं तो आप एक पीस गेस्चर शो करते हैं। आप फिर ये नहीं कहते कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आप ये नहीं कहते कि जी ये मैं इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये NRO मांगते। भाई आप अपना एजेंडा देते हैं ना, पर आप लोगों को भी ये कहना चाहिए कि भाई आपके भी तो कान पक गए ना 2.5 साल। दोनों तरफ की साइड लिए बगैर आप ये कहेंगे जी इमरान खान साहब अगर आपने करनी है बातचीत तो आप एजेंडा दे देना, उसमें NRO रखें ना। लेकिन जुबैर साहब, लाहौर में तो सबने देखा कि जलसा करने से आपको किसी ने रोका नहीं, कहीं कोई ऐसी इंतजामी रुकावट जलसे से पहले नहीं थी। जो मुल्तान में जो सूरत हाल बनी थी, लाहौर में यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल थी। यकसर तो नहीं, मुख्तलिफ थी, बिल्कुल स्ट्रेटजी का फर्क था। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो बड़ कढ़ाई के खिलाफ FIR जब कट सकती है, तो आप सोचिए कितने लोगों के खिलाफ FIR कटी। बड़ कढ़ाई वाले ने क्या किया था कि मरियम नवाज मोहम्मद पर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब बैठ के वहाँ खाना खा रहे थे, तो वो भी बाहर SOPs की खिलाफ वर्जी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मजमा भी तो था ना। कोई SOP, एक सेकंड भाई, तो मजमा तो हमने नहीं किया था ना। बाहर कौन सा रेस्टोरेंट है जिसमें बाहर SOP की खिलाफ वर्जी होती है? और हमने इंसिस्ट किया था कि बाहर टेबल लगाएं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, जिसने लाइटें दी थी, जिसने कुर्सियां दी थी, जिसने वो सारी चीजें की, तो FIR जब आप कटेंगे, आप इंतजामी तौर पर डिफिकल्टी पैदा करेंगे, तो फिर आपको पकड़। बट हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है।
मजाक तो आप खुद सोचें कि मजाक तो किसका, हुकूमत का उड़ा है कि बट कढ़ाई के खिलाफ FIR कट। अगर मैं वो पापा जॉन्स जाऊं, मैं मरियम नवाज जाएं और वहां जाके हम पिज्जा मांगेंगे तो क्या जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ कटेगी FIR? कमाल है। आप अगर आप करना ही है कसूरवार तो हमें कसूरवार कराएं ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो कैसे, वो मतलब मरियम नवाज तो जहां भी उतरेंगी वहां मजमा इकट्ठा हो जाएगा, तो FIR आप उस दुकान के सामने वाले दुकान वाले पर। लेकिन अब जुबैर साहब सूरत हाल ये ज़ाहिर है, जो इदारे इस वक्त जो जिन पर आप इल्ज़ाम भी लगाते हैं हुकूमत को लाएं, वो तो अभी तक हुकूमत के साथ हैं, वो तो कहीं हुकूमत से अलग नहीं होने जा रहे। तो फिर ये जब तक वो हुकूमत से अलग नहीं होंगे तो फिर हुकूमत को आप घर भेजने में कामयाब कैसे होंगे? फिर ये लॉन्ग मार्च आपका कैसे कामयाब होगा? देखें, मेरा ख्याल है, मैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप बड़े इंडिपेंडेंट है ना। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाए थे कि सेनेट कौन चलाता है और पार्लियामेंट कौन चलाता है, स्पीकर के कमरे में कौन बैठता है। आपको नहीं कुछ फिक्र के आप पता करें कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल बन गई है कि आप लोग मस्त हैं कि भाई वो मरियम नवाज है, फॉरगेट अबाउट मरियम नवाज। सेनेट में तो ये हुकूमत शो ऑफ हैंड करने जा रही है, आप इसका साथ दें। अच्छा, शो ऑफ हैंड होंगे तो आपके लोगों की वफादारियां नहीं तब्दील होंगी? शो ऑफ हैंड कर लें, वो पहली बात तो ये है कि ये आज बात हुई है, अब इसका जो भी लीगल क्या तरीकेकार होगा मुझे नहीं पता, मैं अभी उस पर रिएक्शन भी नहीं दे सकता कि उसके क्या मराहिल हैं, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो मैं अभी कमेंट नहीं दे सकता। सही है, चलें जुबैर साहब, मैं आपकी तरफ से वापस आता हूँ। एजाज चौधरी साहब, फिर ये सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने हुकूमत जा रही है, 12 से 15 फरवरी के दरमियान हो सकते हैं, ये एकदम से ये ख्याल क्यों आया? ये अपोजिशन की तहरीक की वजह से आया कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए सेनेट के, ताकि सेनेट में भी आपकी अक्सरियत हो जाए, या पहले से प्लान था ये? देखिए, पहली बात का एक मैं जवाब दे दूं, कड़ाई शड़ाई की बात का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, इस तरह की गैर संजीदा बात का क्या जवाब देना है। पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी तहरीक के नतीजे में कभी कोई हुकूमत तब्दील नहीं हुई, इल्ला ये कि 58(2)B थी या मार्शल लॉ लगा, इसलिए इस वक्त ऐसे कोई इम्कानात नहीं हैं। इसलिए ये जिस तरह की कमज़ोर सी और बड़ी नहीफ सी तहरीक PDM चला रही है, उसके नतीजे में तो हुकूमत किसी तरह भी यानी इससे जाएगी क्या, परेशान भी नहीं है। दूसरी बात देखें, एजेंडा तो इन्होंने देना है, अगर मुज़ाकरात का कोई देना है। चंद हफ्ते पहले तो स्पीकर ने बुलाया और कहा कि आइए पार्लिमानी कमेटी में बैठ के इसके ऊपर बात करें। अच्छा, आप ही रेफरेंस दे रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने भी कहा, तो एजेंडा तो ये देंगे ना, एहतजाज तो ये कर रहे हैं, इनको कोई परेशानी है या अदम इत्मीनान है तो एजेंडा ये दें। लेकिन आपने जो सवाल किया है, हाँ। मैं समझता हूँ जिस चीज़ की आइन में गुंजाइश हो उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। मेरा ख्याल है आज किसी एक मेंबर ने काबीना के अंदर इस पॉइंट को उठाया है, और अगर इसकी कोई गुंजाइश हो तो मैं समझता हूँ कि किसी बेहतर नतीजे पे पहुँचने के लिए और किसी हालात की बेहतरी के लिए कोई भी एक ऐसा इकदाम जो आइन के दायरे के अंदर हो वो उठाया जा सकता है। अगर 20-25 रोज़ इंतखाब पहले हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कोई उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, शो ऑफ हैंड्स वाली बात जो है, अब ये आपसे तो आपकी हुकूमत से करना ही नहीं चाहते, ऑपोजिशन को कबूल कर लेनी चाहिए। मेरा फिक्रा मुकम्मल हो जाए। जी जी जी, अरबाब साहब, मेरा फिक्रा मुकम्मल हो जाए। मेरा फिक्रा यानी अगर शो ऑफ हैंड वाली बात ऑपोजिशन मान ले और असेंबली में आके उसको 2/3 अक्सरियत से तब्दील कर दे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई बेनिफिट होने जा रहा है। उसमें तो एक फेयर इलेक्शन होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा और कोई वफादारियां तब्दील नहीं करेगा। इस बात पे तो चाहिए ना ऑपोजिशन को फ़ौरन हामी भर दे और फ़ौरन हाँ कह दे, लेकिन इसको भी आप देखेंगे कि ले तो लाल इसमें भी आपको नजर आएगा। जी, आप फरमाइए। तो एजाज साहब, अब ये ज़ाहिर मुज़ाकरात ये आपसे नहीं करना चाहते, अभी अगले 1.5 महीने अवामी राब्ता मुहिम ये चलाना चाहते हैं। आज इनके इजलास में CC के तय भी हो गया, मरीम नवाज़ ने कह दिया अगले 1.5 महीने तक जब ये मुस्तकिल अवाम में जाएंगे तो वो फिर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ होंगी। पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा। अवाम पहले महंगाई से परेशान है, वो ज़ाहिर महंगाई के मामले पर तो हुकूमत के खिलाफ ही लोगों के जज्बात हैं, वो इनके साथ भी तो हो सकते हैं आपके खिलाफ महंगाई के मामले पर। अच्छा, मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, लाहौर जितने गहरा फहम रखने वाले लोग, उन्होंने तो ये सारी बातें इनकी सुना के, यहाँ पे 22 MPA हैं, 11 MNA हैं, कमोबेश 40 साल हुक्मरान रहे यहाँ पे शरीफ ख़ानदान इस शहर के अंदर, और मुझसे ज़्यादा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मेरा ये स्टाइल होता है,
मुझसे ज़्यादा कोई शहर की सियासी सूरत हाल को यानी हमारी साइड पे कोई समझने का दावा नहीं कर सकता। ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दावे लेकर आए थे और बड़ी मुहिम चलाई थी घर घर जाके। क्या नतीजा निकला? मैं नहीं समझता कि लाहौर से कोई यानी चंद हज़ार 2, 3, 4 हज़ार से ज़्यादा लोग कोई शरीक हुए होंगे। इतना गहरा शऊर है इनके बयानिए के हवाले से और जो हुकूमत की मुश्किलात हैं उसके हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अपनी परेशानी का इजहार करेंगे, लेकिन ये वाला फहम का तराजू उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया, तवाज़ुन अपने हाथ से नहीं जाने दिया कि क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी बड़ी तहरीक का इनके लिए हिस्सा बन जाएं। यानी जितने भी मुतालबात अब ये कर रहे हैं वो तो इन्हें चाहिए था कि इंतखाब के फ़ौरन बाद कहते कि जी धांधली हुई है और इसके अंदर ये हमने मुकदमा दर्ज कराए हैं, और ये 2.5 साल के बाद इस बात का समझ आई। और उसमें 1 साल वो शामिल है कि पूरी दुनिया की मईशत जो तबाह हो गई है, सब दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एजाज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इंतजामिया कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करेगी, जहां भी कानून वायलेट होगा इंतजामिया हरकत में आएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब सिंध हुकूमत ने विफाक से पूछा है जब कोरोना वैक्सीन आ जाएगी तो सिंध को उसमें से कितना हिस्सा दिया जाएगा, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में शदीद से शदीद होती जा रही है। रोज़ाना की तादाद में बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं, लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी जमा हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब हॉस्पिटल्स भी भरते जा रहे हैं। और फर्स्ट वेव वाली जो सूरत हाल थी वो एक बार फिर हमें कुछ उसी तरफ जाते मामला दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन की फराहमी के कुछ ममालिक भी ये बात कर रहे हैं कि अब वैक्सीन भी जल्द अज जल्द सामने आने वाली है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्तों में है। कौन सी वैक्सीन आती है और कब आती है ये तो बात की बात है, लेकिन अब सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध की वज़ीर सेहत ने एक ख़त वफाकी हुकूमत को लिखा है जिसमें उनसे पूछा गया है कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो सिंध को कितना हिस्सा मिलेगा, दीगर सूबों को कितना हिस्सा मिलेगा। अभी वैक्सीन आई नहीं है लेकिन यहाँ पर इस तरह के इख्तिलाफात पहले ही शुरू हो गए। इसी पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। और साथ ही साथ स्कूल एसोसिएशन ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि 11 जनवरी से वो अपने तालीमी इदारे खोलने जा रहे हैं, तो अगर NCOC की तजावीज़ इसके बरखिलाफ़ होती हैं तो फिर उनका क्या लाहेअमल होगा, ये भी एक बड़ा नुक्ता है जिस पर आज बात करनी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया फैसल सुल्तान साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये अज़रा पिचू साहिबा ने जो वज़ीर सेहत हैं सिंध की, उन्होंने ख़त लिखा है विफाक को, पूछा गया है कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी पाकिस्तान में तो सिंध को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये डिवीज़न आप लोगों ने कर ली है अभी कि जब वैक्सीन आ जाएगी कितनी मिकदार में आएगी, किस सूबे को कितनी कितनी देनी है? कोई जवाब अभी तक विफाक की जानिब से सिंध को दिया गया इस पर? उन्होंने अच्छा सवाल पूछा जी, इसका जवाब बड़ा वाज़े है। वो जैसे कहते हैं कि रियासत हुकूमत तो माँ की तरह होती, तो सबका उतना ही और एक इक्विटेबल तरीके से, एक बड़े इंसाफ के तरीके से इसको वैक्सीन को दिया जाएगा। इसमें हमने सूबाई डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन को उस तरह से देखा ही नहीं। हमने सारे पाकिस्तान के लिए ये हसूल करनी है वैक्सीन, और उसका जो तरीक़ाकार है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके नंबर्स और उसकी प्रायोरिटी वो पहले से हमने शेयर कर रखी है। लेकिन कल इस मामले को फर्दर डिटेल में जाने के लिए हम सूबाई वज़रा के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि जो $150 मिलियन के जरिए जो वैक्सीन हासिल की जाएगी उसकी पहली तरजीह जो है वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर होंगे तमाम पाकिस्तान में कोविड के। फिर उसके बाद 65 से ऊपर के सिटीजन्स पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान के, फिर 60 से ऊपर के सब पाकिस्तान के, और फिर इसी तरह हेल्थ वर्कर। तो इसके स्टेप वाइज हैं, वो किसी तरह भी उनमें किसी किस्म की खुदा न खास्ता अनफेयरनेस नहीं होगी, सारे पाकिस्तानी हैं और सबका हक। तो फैसल साहब, जिस तरह ये जो आप डिवीज़न बता रहे हैं कि ये हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर जो 60-65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जब आप सूबों को वैक्सीन देंगे तो उनको भी इसका पाबंद करेंगे कि वो भी इसी तरह से इस्तेमाल करें, या सूबे आज़ादी के साथ इंडिपेंडेंट होंगे कि वो इस वैक्सीन को किसी भी तरह किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी बड़ी इसमें जिसे कहते हैं डेफिनेट गाइडलाइन होगी जिसके तहत ये इस्तेमाल हो, और सब लोग इससे इन एग्रीमेंट हैं। ये कोई
हमने खुद से नहीं बनाई। मज़े की बात यह है कि जो एक्सपर्ट कमेटी जिसने इन प्रायोरिटीज़ को तजवीज़ किया, उसमें हमने बहुत ब्रॉड इनपुट ली हुई है और इसमें कोई ज़्यादा बहस नहीं, सारी दुनिया कुछ इसी तरह से करने की कोशिश कर रही है। इन एनी केस हम इसमें अपना जो एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है उसकी मदद लेंगे और वो आपको पता है सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें कोई ख़ास बहस या जिसे कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ये साइंसी एतबार से तजवीज़ की गई है। तो फैज़ल साहब, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस वैक्सीन को तमाम सूबों में, या फिर कोई डेटा ऐसा लिया जाएगा मुख्तलिफ इदारों से कि किस में कितने हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहाँ पर जो ओवर एज लोग हैं, जो 60-65 प्लस हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो फिर उन सूबों को ये वैक्सीन ज़्यादा दी जाएगी? वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमें नादरा के जरिए सारी मालूम है, तो वो उसी के मुताबिक होगी जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है। और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके बारे में हमारे पास डेटा है, लेकिन उसमें हम सूबाई हुकूमतों के साथ बड़े बराह रास्त और राब्ते में हो गए। हमने अपनी मैपिंग कुछ कर ली हुई है कि कितनी और कहाँ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। सबसे अव्वलीन तरजीह, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो उन जगहों में होगी और उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होगी जो कोविड के लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमने उनको प्रोटेक्ट करना। और फैज़ल साहब, अब ज़ाहिर है चूँकि दिसंबर भी आधा गुजर चुका है, कुछ रोज़ बाद फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, नया साल, तो ये वैक्सीन की आमद की उम्मीद कब तक लगाई जाए? कि जनवरी में किसी टाइम ये वैक्सीन आ सकती है, फरवरी में आ सकती है? चूँकि इस वक्त जिस तरह सियासी एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में चल रही हैं, ये दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो वैक्सीन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है सबको। बिल्कुल जी, सही आपने फरमाया। अल्लाह करे ये साल सारी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी मुबारक साबित हो और हमारी जान छुटे इस वबा से। और इस काम के लिए एक बहुत अहम जो इसमें स्ट्रेटजी है वो वैक्सीन है। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, जनवरी से लेकर मार्च तक जो पहली तिमाही है, हमारा टारगेट है कि इसके दौरान वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाए और फिर उसके बाद जो बतदरीज जो बाकी मुल्क में इस्तेमाल होगा वैक्सीन का, वो इसके बाद होगा। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि इसी टाइम फ्रेम में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम फ्रेम में हमारी जो वैक्सीन का पहला मरला है उसका इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए। और फैसल साहब, किसी एक मुल्क से ही पाकिस्तान ये वैक्सीन लेने जा रहा है या फिर एक से ज़ायद मुल्कों की वैक्सीन पर भी हम रिलाई कर सकते हैं? लेट सपोज अगर हम पहली वैक्सीन चाइना से लेने जा रहे हैं और उसके बाद और ज़रूरत पड़ी तो चाइना से ही वो वैक्सीन मजीद मंगवाई जाएगी, या फिर रशिया, अमेरिका, यूके की तरफ पाकिस्तान जाएगा? हम देखिए, हमारा बड़ा मुल्क है, 200 मिलियन लोगों का मुल्क है, 200 मिलियन से ज़्यादा, तो इसलिए हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो खासी बड़ी है और हमें इसीलिए एक से ज़्यादा सोर्स को टैप करना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई शक नहीं इसमें, सिर्फ एक सोर्स से हमारी तमाम नीड मुकम्मल तौर पे मीट नहीं होगी। हमें एक से ज़्यादा मुल्कों की और सोर्सेज की और मैन्युफैक्चरर्स का इस्तेमाल करना होगा और ये मिक्स एंड मैच होगा। हो सकता है हमें मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़े। और फैसल, आने वाले, क्योंकि अभी ज़ाहिर है सर्दी का मौसम, बड़ी शदीद सर्दी आगे भी होनी है, इस मौसम में वो जो हमने कोरोना की फर्स्ट वेव देखी थी, हॉस्पिटल्स पैक हो चुके थे, हमें आइसोलेशन वार्ड्स अलग अलग बनाने पड़े थे टेम्प्रेरी, जो ज़ाहिर परमानेंट शक्ल भी इख्तियार कर गए। तो एक बार फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, या हेल्थ केयर सिस्टम को इतना मजबूत इस दौरान किया गया है कि ये कोरोना की सेकेंड वेव को संभाल लेगा हमारा हेल्थ सिस्टम? इंशाल्लाह संभाल लेगा जी, लेकिन देखिए जो इस वक्त फ़याब है, जैसे आपने खुद बताया कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर दबाव अच्छा खासा कुछ शहरों में खुसूस तौर पे है और इसी से हमने बचना है। क्योंकि आप जितना भी मर्जी मजबूत कर लें हेल्थ सिस्टम को, अगर आप लहर को अपने सर से गुजरने दें और उसके जो बाकी हिफाजती तदाबीर हैं वो ना करें, ये किसी भी हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम कर सकती है, उसके ऊपर हावी हो सकती है। तो इसलिए हमने इक़दाम यकीनन कर रखे हैं और पहले की निस्बत हमारे इक़दाम बेहतर भी हैं, नंबर्स भी बेहतर हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड बेड्स के, वेंटिलेटेड बेड्स के, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। और अभी शुक्र है वो जून वाली सिचुएशन अभी नहीं है, लेकिन सर्दी की शिद्दत तो अभी आनी है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी आपको पता है पाकिस्तान में ये शदीद सर्दी का टाइम होता है और इसी से कुछ कोरिलेशन, खुसूसन इसके ज़रिए जो बिहेवियर्स में चेंज आता है उसके कोरिलेशन हमें नज़र आ रहे हैं। और फैसल साहब, आज स्कूल एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं 11 जनवरी से हम स्कूल खोल देंगे। अब शफकत साहब ने और आपने साथ बैठकर ही स्कूलों की बंदिश का ऐलान किया था, अब रिकन्सिडर कर रहे हैं उस बारे में? कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं आप लोगों की? क्या प्लान्स है फिर स्कूल्स को खोलने के हवाले से, चूँकि मौसम की शिद्दत भी बरकरार है, इस सेकंड वेव की शिद्दत भी अभी अपनी जगह बरकरार है? हमने तमाम एदाद शुमार की नज़र में ही उसकी रोशनी में ही फैसला करना होगा और जो एदाद शुमार हैं आपके सामने हैं। अभी ये जो है दूसरी लहर जो है ये किसी तरह से अभी हमें वाज़ेह तौर पे एक पीक या क्रेस्ट की नहीं नज़र आ रही। इसके रोज़ाना के नंबर्स आप देख रहे हैं,
3000 के लगभग तकरीबन हर रोज़ ही हो रहे हैं मास्क कल के। तो बात यह है कि और परसेंटेज पॉजिटिविटी भी है 7-8 के करीब चलती रही है। जब तक इसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं आती तो हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि फलाने दिन को खोल देंगे। हाँ, जो इस वक्त मौजूदा फैसला है, इन इफेक्ट जो इन फील्ड फैसला है वो 11 तारीख पर है, लेकिन इसमें हम नजरसानी करेंगे तकरीबन 10 दिन। सही। चलें फैज़ साहब, अब लास्ट में मुख्तसर बता दीजिएगा, कई बार ये लोगों को बताया जा चुका है क्या क्या एहतियाती तदाबीर उन्होंने उठानी है कि वो इस वबा से महफूज रह सकें। एक बार फिर आपकी ज़बानी लोग सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आसान है, एक तो ये है कि हुजूम अवॉइड कीजिए, क्राउड्स में ना जाएं, हत्तुल वसा कोशिश करें कि घर में बैठें। जहाँ कहीं मजबूरी है तो अगर वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ फासला मेंटेन करें, 6 फुट का फासला ज़रूर रखिए, मास्क का इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में खुसूसी तौर पे वेंटिलेशन का हमने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि खिड़कियाँ बंद होती हैं तो उस हवादार बनाएं कमरों को ताकि वायरस के फैलने का खदशा और कम हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर वो आवाम के लिए उन तमाम एहतियाती तदाबीर को दोहरा रहे थे जो कि इस वबा से महफूज रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग किस तरह से इन एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और इस वबा से महफूज रह सकें। अब आखिर में जाते जाते आपको इस बाजू पर स्याह पट्टी ये क्यों बांधी गई ये भी बताते चलें। ये एहतजाज के तौर पर बांधी गई और ये एहतजाज है एक नाअहल, एक गैर जिम्मेदार शख्स के खिलाफ जिसकी तैनाती मुतनाज़े तौर पर की गई है। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पैमरा की, सलीम बेग चेयरमैन पैमरा, जिनको मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए, मेरिट का कत्ले आम करते हुए चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर लगाया गया। सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए यह तैनाती की गई। सहाफ़ी और चैनल जो कि आवाम की आवाज़ होते हैं, आवाम का दर्द, आवाम के दुख, आवाम के मसाइल बयान करते हैं, लेकिन इस दुख, दर्द और मसाइल की आवाज़ को दबाने के लिए, हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे अशखास का इस तरह के ओहदों पर यह तकर्रुर किया जाता है और इसके लिए फिर मेरिट भी अपने बना लिए जाते हैं, इश्तिहार भी अपनी मर्जी के दिए जाते हैं। मौजूदा चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती के लिए भी इसी तरह 2 इश्तिहार दिए गए हैं। चेयरमैन पैमरा के ओहदे के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत को तब्दील कर दिया गया। तालीमी काबिलियत कम करने के बावजूद सलीम बेग ओहदे के लिए अहल नहीं है, क्योंकि सलीम बेग की डिग्री चेयरमैन पैमरा की काबिलियत के मेयार पर पूरी नहीं उतरती। पहले इश्तिहार में 20 साल तजुर्बे की शर्त रखी गई, जबकि दूसरे इश्तिहार में तजुर्बे की शर्त को सिरे से ही खत्म कर दिया गया। सलीम बेग चेयरमैन पैमरा का ओहदा संभालने से एक दिन कबल तक एक दूसरी सरकारी नौकरी करते रहे और यूं एक दिन रिटायरमेंट दिलवाकर अगले दिन चेयरमैन पैमरा का ओहदा उनको दे दिया गया, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स 1966 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये खेल रचाने के लिए सेक्रेटरी इत्तलात अहमद नवाज सुखैरा को भी ओहदे से 3 दिन के लिए हटाया गया। सलीम बेग की तैनाती के बाद अहमद नवाज सुखैरा को वापस तैनात किया गया। गैर कानूनी अमल की पकड़ के डर से अहमद सुखैरा को ओहदे से हटाया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अहमद सुखैरा को अदालती अहकामात पर सिलेक्शन बोर्ड का हिस्सा बनाया गया था। आज लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज कर दी गई। अदालत ने चेयरमैन पैमरा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा समेत दीगर फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर पैमरा ने दरखास्त गुजार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की तो दरखास्त गुजार अदालत से रुजू कर सकता है। अदालत ने सलीम बेग और पैमरा की तरफ से एक वकील के पेश होने पर भी एतराज उठा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप या तो सलीम बेग की तरफ से पेश हों या फिर पैमरा की तरफ से पेश हों। जस्टिस शाहिद करीम ने बोल न्यूज़ के एंकर ज़हीरुद्दीन बाबर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पैमरा, डीजी पैमरा और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि सलीम बेग को चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर तैनात किया गया है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि चेयरमैन पैमरा की तकर्रुरी के वक्त अफसार आलम केस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। चेयरमैन पैमरा की तालीमी काबिलियत भी अखबार इश्तिहार से मुताबिकत नहीं रखती। सलीम बेग ने पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखा है, हालांकि चेयरमैन पैमरा के लिए इश्तिहार में कानून और फाइनेंस की डिग्री मांगी गई थी, जबकि चेयरमैन पैमरा के ओहदे के लिए अप्लाई करते वक्त सलीम बेग ब्यूरोक्रेट थे। सलीम बेग ने नौकरी में अप्लाई करते वक्त अपने महकमे से NOC भी नहीं लिया। मेरिट के इस कत्ल पर मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी और बोल न्यूज़ वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फिल फौर हटाया जाए और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का आवाम से किया जाने वाला वादा पूरा किया जाए। साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।